हेलो बच्चों, आज हम करेंगे गति। गति क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। जैसे कि बस के द्वारा, बैलगाड़ी के द्वारा विद्यार्थी स्कूल जाते हैं और कोई नाव से सैर करते हैं। तो पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे? पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। फिर धीरे धीरे लकड़ी का आविष्कार हुआ। तो लोगों ने लकड़ी के पहिया बनाया जिससे वो यात्रा करने लगे। अब यह यातायात की कहानी। प्राचीन लोगों के पास कोई यातायात का साधन नहीं था, वे पैदल ही जाते थे। फिर धीरे धीरे लकड़ी के लट्ठों पर वो चलकर तैरकर जाने लगे। फिर उन्होंने धीरे धीरे नाव की बनानी सीख ली और नाव से जाना शुरू कर दिए। अब 19वीं सदी के आरंभ तक लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पशु, नाव और जहाज पर निर्भर करते थे। वाष्प इंजन के आविष्कार से परिवहन के नए साधनों का विकास हुआ। वाष्प इंजन से 40 सवारी गाड़ियां, मालगाड़ियों के डिब्बों के लिए रेल की पटरियों का निर्माण किया गया। इसके पश्चात मोटर कार, ट्रक आए। उसके बाद 19वीं शताब्दी में वायुयान आ गया। तो इस तरह धीरे धीरे करके अत्याधुनिक परिवहन के साधन आते रहे। अब ये डेस्क कितना चौड़ा है, ये कितनी, अब कैसे पता लगाए कि हम घर से स्कूल तक पैदल जा सकते हैं या बस चाहिए, या एक शहर से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें कितना समय लगेगा। तो इस तरह हम अनुमान कैसे लगा सकते हैं? जैसे पैदल चलकर, बस से, रेलगाड़ी से, पानी के जहाज से, वायुयान से, अथवा तो कोई अंतरिक्ष यान लेना होगा। अब हम कई बार सोचते हैं कि हम इस स्थान पर कैसे जाएंगे, या दो बच्चे जब एक डेस्क पर बैठे होते हैं तो वो आपस में लड़ाई करते हैं कि इसने मेरी जगह ज़्यादा ले ली। तो इसको हम कैसे करेंगे कि एक डंडा लेंगे, उसको नाप कर उसके बीच में उसका निशान लगाकर भी हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। जैसे कि एक गिल्ली डंडा ले लेंगे, एक डेस्क है उसकी लंबाई नापेंगे, एक गिल्ली होगी, एक डंडा हो गया, तो उसके मध्य में निशान लगा देंगे तो ये आधा हो जाएगा। फिर दूसरी बार देखें कि कोई बच्चा अपने उसका डंडा बड़ा हो गया है, गिल्ली छोटी हो गई है, तो उसको हम क्या करेंगे कि उसके बीच में दो, गिल्ली बड़ी और गिल्ली छोटी है तो उसके आधे मध्य में ये निशान लगा देंगे। अब है कि एक डोरी भी ले सकते हैं। तो डेस्क की चौड़ाई को हम माप सकते हैं। इस डोरी का उपयोग डोरी की लंबाई से कम दूरियों को मापने में किस प्रकार लेते हैं? अब डोरी को मोड़कर डोरी का लंबाई का आधा, एक चौथाई, आठवां भाग कर सकते हैं। फिर क्या है कि अनेक ऐसे अवसर आते हैं जब लंबाई अथवा दूरियां मापने की आवश्यकता होती है। दर्जी कपड़े को किससे नापता है? वो फीते से नापता है। और जो कारपेंटर होता है, जो कारीगर होता है, कारपेंटर यानी कि बढ़ई जो होता है, वो लकड़ी को स्केल से नापता है। यदि आपसे पूछे आपकी लंबाई कितनी है तो आप क्या करोगे? एक तरफ से धागा पकड़ के दूसरी तरफ से धागा लेके उस पर निशान लगाओगे। इस तरह हम कुछ लंबाई को लंबाई का एक मात्रक मानकर अपनी कक्षा में एक कमरे की लंबाई चौड़ाई नापनी होती है। तो इस तरह हम कमरे की लंबाई चौड़ाई भी नाप सकते हैं। अब है क्या एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं हम। जैसे कि हमारा डेस्क है, उसको हम क्या है अंगुली से, अपनी हथेली की उंगली से भी नाप सकते हैं कि उसके ये कितनी बड़ी है। पर ये क्या होगा, किसी की हथेली जो होती है, उंगल बड़ा होता है, किसी के छोटा होता है, तो ये इस बात पर निश्चित करता है कि वो उसके ऊपर कैसे कितनी चौड़ी है। तो इस ज्ञात निश्चित राशि को हम मात्रक कहते हैं, यानी कि जिसके द्वारा ये नापा जाएगा उसको हम मात्रक कहते हैं। अब उदाहरण के लिए क्रिया एक में यदि कक्षा के कमरे की लंबाई आपके 12 पैर की लंबाई के बराबर है तो 12 एक संख्या है, पैर की लंबाई एक मात्रक होती है। अब शायद ही जब अलग अलग बच्चों से न पाए तो ये लंबाई और चौड़ाई भिन्न हो सकती है, क्योंकि बच्चों की पैरों की लंबाई जो होती है वो अलग अलग होती है। अब है मापन के मानक मात्रक। अब पैर की लंबाई, उंगली की चौड़ाई, एक कदम की दूरी मात्रक के रूप में निर्भर करती है। हड़प्पा के लोग शायद इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वो कोनी सी उंगली तक के छोर की लंबाई, जिसे हाथ कहते हैं, उसको मात्रक के रूप में प्रयोग करते थे। मात्रक का लोग कई अब जो है विभिन्न लोग फुट का उपयोग करने लगे हैं। लोग एक गज कपड़ा फैली बांह के सिरे से अपने ठोडी तक मापते थे। प्राचीन भारत में छोटी लंबाइयों को मापने के लिए अंगुल अथवा मुट्ठी का प्रयोग किया जाता है। आज भी भारत के कई शहरों में हम पुष्प विक्रेता जो होते हैं वो अपनी हाथ से
उसको नाप कर उसकी पुष्प की माला को बेचते हैं। शायद इसी कारण मापन में उलझन आई होगी और वर्ष 1790 में फ्रांसीसी मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मीट्री पद्धति कहते हैं। आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे एसआई मात्रक यानी कि अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली कहते हैं। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर में मापा गया है। प्रत्येक मीटर को 100 भागों में विभाजित किया जाता है, यानी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। पर ये लंबाई तो बहुत छोटी होती है, तो हमने किलोमीटर का धीरे धीरे किलोमीटर का आविष्कार हुआ है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब लंबाई की यथार्थ परिशुद्ध नाप कैसे होता है? दर्जी मापक का उपयोग क्या करता है? फीते का करता है, जबकि कपड़े का व्यापारी क्या करते हैं? मीटर छड़ में काम लेते हैं। अब उदाहरण के लिए किसी वृक्ष का घेर अथवा सीने की माप के लिए आप मीटर पैमाने का प्रयोग नहीं कर सकते। इसके लिए क्या होगा? इसके लिए फीता उपयुक्त रहेगा। अब जैसे कई बार क्या होता है, स्केल होता है वो आगे से टूटा होता है, तो उसको नापने के लिए हम क्या करते हैं कि उसको 1.0 सेंटीमीटर से काम लेके और उसके लास्ट छोर तक नापेंगे। जैसे कि हमने एक डेस्क को नापा, उसको पहले शुरू से किया तो 1 सेंटीमीटर और दूसरे सिरे का पाठन क्या था? 14.3 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, 14.3 में से 1 सेंटीमीटर को घटा दिया तो हमारे पास आ गया 13.3 सेंटीमीटर। इस तरह माप लेने के लिए आंख की सही स्थिति भी होना चाहिए। जैसे भी कोई भी नाप रहे हैं तो आसपास वाले से अच्छा सामने वाले को दिखाई देगा। अब अपने सहपाठी, अब अपन किसी बच्चे की हाइट नापनी होती है तो उसको क्या करते हैं, दीवार के साथ पीठ रखकर खड़ा कर देते हैं और उसके सिर के ठीक ऊपर निशान कर देते हैं। अब हम इसकी दूरी को मीटर पैमाने से माप लेते हैं। अब क्या है कि परंतु क्या ये एक दूसरे के ठीक बराबर है? यदि नहीं तो आपके विचार से अंतर क्यों है? क्योंकि आखिर सभी एक ही पैमाने का उपयोग कर रहे हैं, परंतु अगर उनकी उंगल से नापे तो वो भिन्न भिन्न हो सकती है, क्योंकि किसी की उंगली बड़ी किसी की छोटी हो सकती है। अब किसी वक्र रेखा की लंबाई मापना, अब कोई वक्री होता है जैसे सर्कल होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, उसको कैसे नाप सकते हैं? तो उसको हम किससे नापेंगे? धागे की सहायता से नापेंगे। धागे को के सिरे को गांठ बांधेंगे, ये इस गांठ को बिंदु ए पर रखेंगे। अब धागे को हम उंगली अंगूठे द्वारा तना हुआ रख के इसके छोटे भाग को रेखा खंड रखेंगे। इस बिंदु पर अपने एक हाथ से धागे को थामेंगे और दूसरे हाथ से धागे को और थोड़े भाग को वक्र रेखा के अंदर फैलाएंगे। इस प्रक्रिया को दोहराते हुए वक्र रेखा के बिंदु बी तक पहुंचेंगे। धागे का जो भाग बिंदु बी पर है वहां पर एक चिन्ह अंकित कर देंगे। अब इस धागे को मीटर पैमाने के अंदर फैलाइए। धागे के आर में बंदी गांठ इस पर बने अंतिम चिन्ह के बीच की लंबाई माप लेंगे। तो ये जो क्या होगी, ये ए बी रेखा की लंबाई होगी। अब हमारे चार और गतिशील वस्तुएं क्या हैं? जैसे कि स्कूल का बस्ता है, मेरे जैसे है, आपका हाथ है, छोटा है, सिलाई मशीन है, दीवार है, ये है। तो इनमें से जो गतिमान है उनकी सूची बनाइए, जो अगतिमान है, जो विराम है, उनकी सूची बनाइए। चिड़िया भी है, कुछ समय पश्चात पहले वाले स्थान पर दिखाई नहीं देती, जबकि मेज उसी स्थान पर रहती है। तो हम ऐसे ही एक प्रैक्टिकल करते हैं, जहाँ पर बहुत सारी चींटियाँ होती हैं वहां पर एक कागज की शीट फैला देती हैं और चींटियों के पास चीनी रख देती हैं। तो क्या होगा कि चींटियाँ कुछ देर में उस शीट पर आ जाएगी। अब हम उस शीट पर जहाँ चींटियाँ चली थी वहां पे निशान लगा देंगे और इन बिंदुओं को जोड़कर चींटी की गति की दिशा दिखाएंगे। वह हर बिंदु जिसे आपने अंकित किया है कुछ सेकंडों के समय अंतराल में चींटी कहाँ कहाँ गति को दर्शाती है। अब वस्तु के समय बनाते समय आपने घड़ी, सिलाई मशीन, बिजली का पंखा आदि देखा होगा। क्या ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं? नहीं करते। पर पंखे की पंखुड़ियां तथा घड़ी की सुइयां भी गति करती हैं। तो इस तरह हमें गति को समझने में सहायता मिलती है। अब गति के प्रकार, गति कई प्रकार की होती है, जैसे कि किसी वाहन की गति, परेड में सिपाहियों के मार्च पास्ट की गति, किसी गिरते पत्थर की गति। ये सब क्या होती है? 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में धावक भी सरल रेखा के अनुदिश दौड़ते होते हैं। इन सभी उदाहरण से हम देखते हैं कि वस्तु सरल रेखा के अनुदिश ही गति कर रही है। इस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहती है। अब एक पत्थर लेंगे, उस पत्थर पर धागा बांधेंगे, अब उसको अपने हाथ से गोल गोल घुमाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये वृत्तीय गति हो जाएगी, क्योंकि आपके हाथ से दूरी समान रहती है। इस प्रकार की गति को हम वर्तुल गति कहते हैं। तो सरल रेखीय गति कौन सी होती है? जो सीधी रेखा में चलती है उसको सरल रेखीय गति है। जो गोल गोल घूमती है उसे हम, जैसे कि पंखा है या
पंखा कह दो, और क्या, ये पंखा, पंखा ही जो है वो गोल गोल घूमता है, तो ये वर्तुल गति होगी। बिजली के पंखों की पंखुड़ियों पर किसी चीने की गति किसी घड़ी की सेकंड की सुई की गति की वर्तुल गति के उदाहरण है। अब जो सेकंड की सुई होती है वो भी गोल गोल घूमती रहती है। अब बिजली का पंखा अथवा घड़ी स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं, परंतु पंखे की पंखुड़ियां घूर्णन करती है। ऐसा ही घड़ी की सुइयां भी करती है। यदि हम घड़ी की सुइयां और पंखुड़ियों को चिन्ह करें तो उनकी दूरी समान रहती है। अब ये क्या होता है कि कुछ समय के बाद अपनी आवर्ती दोहराती है, यानी कि वापस उसी जगह पर आती है, तो इसको क्या कहते हैं, आवर्ती गति कहते हैं। अब डोरी से बंधा हुआ पत्थर लीजिए और उसको ऐसे लटकने दीजिए। अब उसको एक तरफ से खींचिए, फिर से उधर से छोड़िए, तो लोलक की यह गति आवर्ती गति का एक उदाहरण हो जाती है। वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहराना, झूला झूलना, सितार की डोरियों की गति, बजते ढोलों की झीली की गति, आवर्ती गति के उदाहरण होते हैं। अब आपने ध्यान दिया होगा कि सिलाई मशीन अपनी इसी अवस्थिति पर रहती है, जबकि उसका पहिया वर्तुल गति में होता है। इसमें एक सुई भी होती है, जो अब तक पहिया घूर्णन करता है तब तक वह ऊपर नीचे गति करती रहती है। यह सुई आवर्ती गति कर रही है। क्या आपने फर्श पर लुढ़कती किसी गेंद को देखा है? गेंद फर्श पर लुढ़कती और घूर्णन करती हुई आगे की ओर गति करती है। इस पर गेंद सरल रेखीय गति के साथ साथ घूर्णन गति भी करती है। इससे हमें जानकारी मिलती है कि कोई वस्तु कितनी धीमी या तीव्र गति कर रही है। फर्श पर घोंघे का रेंगना, तितली का एक पुष्प दूसरे पुष्प पर मंडराना, पृथ्वी के पर चंद्रमा द्वारा गति करना, हमारे शरीर में विद्युत का प्रसरण आदि हमारे सामने अनेक गतियां दिखाई देती है। ओके।